फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, ईवीएस में मूल्यांकन चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4। इससे पहले लेक्चर 4 देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 3 देख लीजिएगा, क्योंकि मूल्यांकन चैप्टर लेक्चर नंबर 3 से ही स्टार्ट है। थोड़ा बड़ा लेक्चर था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और इससे प्रश्न आपके बहुत आते हैं, चाहे आपके ईवीएस में हो, चाहे बाल विकास में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे संस्कृत में हो। मूल्यांकन या आकलन जो है कॉमन चैप्टर है, जो सब में पूछा जाता है। 4 से 5 नंबर इससे आते हैं। तो हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो रंजीत स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी बेल आइकन भी दबा देंगे, जिससे आपको कोई वीडियो है उसका क्या नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मूल्यांकन या आकलन, तो मूल्यांकन या आकलन आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। उसमें हेडिंग है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या होता है? विद्यालय आधारित मूल्यांकन मूल्यांकन की एक नई तकनीक है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन से बाह्य एजेंसियों की तानाशाहिता को समाप्त किया गया है, क्योंकि बाह्य एजेंसी मूल्यांकन के नाम पर वर्ष में 1 बार या 2 बार परीक्षा का आयोजन करवाती है और उनको अंक और ग्रेड के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन कर देती है। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन की एक नई तकनीक है, जिसमें क्या होता है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन से बाह्य एजेंसियों की तानाशाहिता। जैसे आप में एग्ज़ाम होता है, साल में 1 बार होता है या 2 बार एग्ज़ाम होता है, उसका पेपर कौन बनाता है? तो उसका पेपर कोई भी बाह्य एजेंसी, कोई भी एजेंसी होती है, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे अन्य कोई भी एजेंसी हो, उसका पेपर बनाती है। और क्या है, स्कूल या कॉलेज आपका क्या करता है, एग्ज़ाम करवा देता है। तो इससे होता क्या है कि बच्चा को क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, उसकी क्या क्षमता है, तो ये बाहर के लोग नहीं जान पाते हैं। इसलिए बोल रहा है कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बाह्य एजेंसियों की तानाशाहिता को समाप्त किया गया है। बाह्य एजेंसी मतलब बाहरी एजेंसी, जो साल में 1 बार या 2 बार परीक्षा करवाती है, तो इसको समाप्त कर दिया गया विद्यालय आधारित मूल्यांकन में, क्योंकि बाह्य एजेंसी मूल्यांकन के नाम पर वर्ष में 1 बार या 2 बार परीक्षा का आयोजन करवाती है और उनको अंक और ग्रेडिंग के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन कर देती है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन में स्पष्ट वर्णित है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को सबसे बेहतर तरीके से जानता है बाह्य एजेंसी के अपेक्षा। यहाँ पर बाह्य कर लीजिएगा, वह लिखा गया है बाह्य एजेंसी के अपेक्षा। तो क्या है, बाह्य एजेंसी जो होती है वो विद्यालय में कैसा पढ़ाई हो रहा है, कैसा नहीं पढ़ाई हो रहा है, बालक की क्या क्षमता है, क्या रुचि है, उसके बारे में अच्छे से नहीं जानता है। जो टीचर रेगुलर पढ़ा रहा है वो अपने बच्चों को अच्छे से जानता है कि उसको कहाँ रुचि है या उनमें कहाँ कमियां है, तो उनके अनुसार प्रश्न बनाता है, उनके आधार पर क्या करता है, डेली बाय डेली मूल्यांकन करता है। वो होता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। एक पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे, बाह्य आधारित मूल्यांकन में क्या होता है कि अंक और ग्रेडिंग पद्धति का विरोध है और बाह्य एजेंसी की तानाशाहिता को समाप्त किया गया। ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे विद्यालय आधारित मूल्यांकन में। अभी आगे आएगा नोट में, विद्यालय आधारित मूल्यांकन में मूल्यांकन नियमित होगा। ये पॉइंट कहा गया है कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में क्या होगा, मूल्यांकन नियमित होगा। डेली बाय डेली जो पढ़ाया जा रहा है उसका मूल्यांकन कराया जाए, या डेली बाय डेली आपको क्या गतिविधि या प्रश्न अभ्यास करवाया जाए। नेक्स्ट है नोट 2, विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बहुआयामी विकास पर बल दिया जाता है। बहुआयामी से क्या तात्पर्य है, आपका संज्ञानात्मक पक्ष कैसा है, शारीरिक पक्ष कैसा है, बहुत से जो आपके पक्ष होते हैं, या समग्रतावादी दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन में। तीसरा नोट है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन बाल केंद्रित तत्व मिलते हैं। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन में मूल्यांकन कैसा होगा, बाल केंद्रित होगा। बालक को केंद्र मानकर उनका मूल्यांकन करना है, न कि शिक्षक को केंद्र मानकर या बाह्य एजेंसी को केंद्र मानकर। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन में क्या होता है, बाल केंद्रित मूल्यांकन होता है। नोट 4, विद्यालय आधारित मूल्यांकन में शिक्षा बिना बोझ की अवधारणा पर अवलंबित है। या कहें शिक्षा बिना बोझ पर क्या है, आधारित है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या होता है, शिक्षा बिना बोझ की अवधारणा पर क्या होता है, अवलंबित होता है, या उस पर डिपेंड रहता है। अगला नोट है नोट 5, विद्यालय आधारित मूल्यांकन में शिक्षक की महत्ता उजागर करती है। शिक्षक की महत्ता से क्या तात्पर्य है कि शिक्षक आपको पढ़ा रहा है तो उसको मतलब क्या क्या करना है कक्षा में, या कौन सी क्रियाकलाप करवाना है, ये सब क्या है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन में शिक्षक के महत्व को उजागर करती है। तो 3 पॉइंट या 4 पॉइंट आप याद रखेंगे। विद्यालय आधारित मूल्यांकन में क्या होता है, नियमित मूल्यांकन होता है,
और बाह्य एजेंसी की तानाशाहिता को समाप्त किया गया है। और क्या है, इस अंक और ग्रेडिंग पद्धति को भी समाप्त किया गया है। और विद्यालय आधारित मूल्यांकन कैसा होता है, बाल केंद्रित होता है। ये 4 पॉइंट आप याद रखेंगे विद्यालय आधारित मूल्यांकन में। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी देता है CCE किस नाम से जाना जाता है, तो CCE किसे बोलते हैं, तो आप बताएंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को CCE भी बोला जाता है। अभी होता क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक नियमित प्रक्रिया एवं सूक्ष्म अवलोकन पर बल देता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, एक नियमित प्रक्रिया है जो सूक्ष्म और अवलोकन पर बल देती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की वह प्रक्रिया जिसमें बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता, निर्योग्यता, त्रुटियों में सुधार का नियमित आकलन किया जाता है। पूछता है कि व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है, तो विकल्प में दे देगा बालक की रुचि या बालक की रुचि, और 3 ऑप्शन उसमें से दे देगा। तो आप क्या बताएंगे, सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है, बालक की रुचि है, क्षमता है, उसकी योग्यता है। निर्योग्यता से क्या तात्पर्य है कि कोई बालक पढ़ने में तेज होता है, कोई बालक लिखने में तेज या कमज़ोर होता है, कोई सुनने में होता है, कोई देखने में होता है। ये सब क्या है, निर्योग्यता है। त्रुटियाँ और त्रुटियों में से नियमित सुधार का आकलन क्या कहलाता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। आगे है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पूर्णतः बाल केंद्रित होता है। जैसे विद्यालय आधारित मूल्यांकन था बाल केंद्रित, ये भी क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, बाल केंद्रित होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को CCE के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने ऊपर बताया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को CCE के नाम से भी जाना जाता है। अब सतत का तात्पर्य क्या होता है, निरंतरता। सतत मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस। जो लगातार आप मूल्यांकन करते हैं या कंटिन्यूअस मूल्यांकन करते हैं उसको बोलते हैं सतत। जबकि व्यापक से क्या तात्पर्य, व्यापक मतलब क्या होता है, विस्तृत, जिसमें सभी पक्ष आते हैं बालक के, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, ये सब क्या होते हैं, व्यापक में आते हैं बालक के सभी पक्ष। तो इसमें 2 पॉइंट याद रखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, एक नियमित प्रक्रिया है और ये बाल केंद्रित होती है। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता, निर्योग्यता, त्रुटियाँ और त्रुटियों में सुधार करने का क्या है, एक आकलन किया जाता है। तो 3 पॉइंट जितने मैंने अंडरलाइन किए हैं वो प्रश्न पूछता है, तो इसको आप भी अंडरलाइन करके लिखिएगा। आगे चलते हैं, विद्यालय आधारित मूल्यांकन गुणवत्ता पर आधारित होता है। बालक विद्यालय में कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, उसको गुणों के आधार पर क्या करते हैं, आप मूल्यांकन करते हैं। दूसरा नोट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में प्रश्नावली, साक्षात्कार, अन्वेषण, निरीक्षण इत्यादि विधियों को अपनाया जाता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में मूल्यांकन कैसे करेंगे, प्रश्न पूछ कर करेंगे। साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू, मतलब सामने बैठा कर प्रश्न करेंगे। अन्वेषण मतलब क्या होता है, खोज, नई नई चीज़ों का खोज करना भी क्या कहला नई अगर बालक नई नई चीज़ों का खोज कर रहा है तो भी क्या है, उसके लिए अच्छा है, या यूँ कहें कि मूल्यांकन के लिए बेहतर है कि बालक ज़्यादा सीख रहा है, इसलिए क्या कर रहा है, नई नई खोज कर रहा है। निरीक्षण, आप निरीक्षण करेंगे कितना बालक पढ़ रहा है, कितना बालक नहीं पढ़ रहा है। तीसरा नोट जो है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में फीडबैक तथा तुलनात्मक स्थिति का निषेध किया गया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या है, फीडबैक जिसको बोलते हैं प्रतिपुष्टि तथा तुलनात्मक स्थिति का निषेध किया गया है। सतत एवं ये थोड़ा सा पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये हट के अपवाद है कि फीडबैक मतलब फीडबैक, प्रतिपुष्टि और तुलनात्मक, 2 लोगों के बीच में तुलना नहीं करना है। फीडबैक मतलब क्या होता है कि अगर आप पढ़ा रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में इसका निषेध किया गया है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस या यूँ कहें कि एक नियमित प्रक्रिया है। इसमें किसी के बीच में तुलना नहीं करना, सबको क्या करना है, समावेशित या कहें सबको बराबर शिक्षा देना है, किसी के बीच में तुलना नहीं करना है। नोट 4, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन उपचारात्मक तथा निदानात्मक शिक्षण पर आधारित है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कैसा शिक्षण है, उपचारात्मक और निदानात्मक। बालक में कहाँ कमियां हैं, कहाँ पढ़ने में कमज़ोर आ रहा है, उसका पहले पता लगाएंगे, फिर उसका क्या करेंगे, निदान करेंगे। नोट 5, सतत और व्यापक मूल्यांकन कैसे सीखा जाए और क्या सीखा जाए, इसका सुझाव प्रस्तुत करता है पुष्टि के लिए छात्र और शिक्षक दोनों को महत्व देता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या सीखा जाए, कैसे सीखा जाए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप डेली बाय डेली आप क्या कर रहे हैं, आप मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूरी है कि बालक कैसे सीखा और क्या सीखे,
ये बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए। एक नोट अलग से मैंने लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन करके, दत्त कार्य। ये पूछता है होमवर्क, जिसको बोलते हैं आप क्या, इंग्लिश में बोलते हैं होमवर्क, हिंदी में बोलते हैं इसको दत्त वर्क या गृह कार्य। पूछता है क्वेश्चन कि होमवर्क बालक को क्यों दिया जाता है, तो क्या बताएंगे, दत्त कार्य दिया गया कार्य जो बालक को अवसर प्रदान करता है कि बालक अभिव्यक्तात्मक और करके सीखने की क्षमता बढ़े। बालक अपने आप को प्रकट करे और करके सीखे, इसलिए क्या दिया जाता है आपको, दत्त कार्य या गृह कार्य दिया जाता है। ये नहीं कि बालक 4 ऑप्शन दे देगा उसमें से, बालक को व्यस्त रखने के लिए, या बालक को घर पे मनोरंजन से व्यस्त रखने के लिए, ऐसे ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दे देगा उसमें से, और एक ऑप्शन रहेगा आपको बालक की अभिव्यक्तात्मक और करके सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि बालक अभिव्यक्तात्मक कर सके, अपने आप को, अपने विचार को प्रकट कर सके। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट उसी में है, दत्त कार्य बाल केंद्रित होता है जिसमें सृजनात्मक के भाव छुपे होते हैं। गृह कार्य दे रहे हैं तो बाल केंद्रित देंगे, बालक को केंद्र मानकर आप क्या करेंगे, होमवर्क देंगे कि बालक की क्या क्षमता है, क्या रुचि है, मतलब ये प्रश्न वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो वही है कि उसको दत्त कार्य, आप गृह कार्य दे रहे हैं तो बालक के क्षमता के अनुसार देंगे, उसको बोलते हैं बाल केंद्रित। बालक को केंद्र मानकर क्या करेंगे, होमवर्क या दत्त कार्य देंगे। आगे चलते हैं, आकलन के प्रकार। आकलन के अब कितने प्रकार होते हैं, तो आकलन के 2 प्रकार होते हैं। पहला उसमें है रचनात्मक आकलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नीचे आएगा, मैंने इसको अंडरलाइन करके लिखा हुआ भी है। तो पहले परिभाषा देखेंगे, फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको बताऊंगा नीचे। तो पहला है रचनात्मक आकलन, इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। पढ़ाई के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का सबसे बेस्ट आकलन या तरीका है। रचनात्मक आकलन, आप पढ़ाई करा रहे हैं, उसी समय आप क्या करें, प्रश्न पूछ लें, तो क्या है, सबसे बेस्ट तरीका बालक के आकलन करने का। आप पढ़ा लिए, 1 हफ्ते बाद पूछें तो क्या है, ये थोड़ा सा कम बेहतर तरीका हो सकता है। आप पढ़ा रहे हैं, तुरंत क्वेश्चन करिए, तुरंत बच्चा जवाब दे, तो क्या है, आकलन करने का सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा है योगात्मक आकलन। साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। जैसे हाफ ईयरली एग्जाम या ईयरली एग्जाम, साल के अंत में एक बार या 2 बार एग्जाम करवा दें तो उसको बोलते हैं योगात्मक आकलन या समेटिव असेसमेंट। अब इससे प्रश्न कैसे पूछता है, नीचे मैंने लिखा हुआ इससे प्रश्न कैसे पूछता है, ये परिभाषा आप देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब प्रश्न पूछता कैसे, ये मैंने लिखा हुआ नोट में। प्रश्न पूछता है सीखने का आकलन, सीखने का आकलन कैसा है, तो आप क्या बताएंगे, समेटिव। सीखने का आकलन उदाहरण में दे देगा, जैसे मैंने अभी परिभाषा लिखा है, सीखने का आकलन साल के अंत में किया जाने वाला आकलन या क्या कहलाता है, योगात्मक आकलन कहलाता है। तो दे देता है उसमें से प्रश्न कि सीखने का आकलन का निम्न में से उदाहरण है, तो 4 उदाहरण दे देगा उसमें, पढ़ाई के दौरान, खाना के दौरान, या हाफ ईयरली एग्जाम या ईयरली एग्जाम। तो क्या बताएंगे, सीखने का आकलन क्या है, साल के अंत में 1 बार या 2 बार किया जाने वाला क्या कहलाता है, आकलन क्या कहलाता है, सीखने का आकलन कहलाता है। हाफ ईयरली, उदाहरण होगा इसका हाफ ईयरली या ईयरली एग्जाम। साल के अंत में 1 बार या 2 बार एग्जाम कराने को क्या कहता है, योगात्मक या सीखने का आकलन कहलाता है। दूसरा है सीखने के लिए आकलन, जिसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। अभी मैंने ऊपर बताया, पढ़ाई के दौरान या खाना के दौरान, अब खाना, कोई रसोइया जो है प्रश्न पूछता है, रसोइया खाना बना रहा है और उसमें नमक टेस्ट कर रहा है, सब्जी या दाल में क्या कर रहा है, नमक टेस्ट कर रहा है, तो निम्न में से वह कौन सा आकलन कर रहा है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, चौथा नन ऑफ दीज। तो क्या रसोइया खाना बना रहा है और खाने के दौरान क्या कर रहा है, खाना पकाने के दौरान क्या कर रहा है, आकलन कर रहा है, तो कौन सा आकलन कहलाएगा, सीखने के लिए आकलन। ये उसमें पकड़ लेंगे आप तुरंत, इसका ऑप्शन के दौरान तुरंत किया गया जो आकलन क्या कहलाता है, सीखने के लिए आकलन कहलाता है। पढ़ाई के दौरान आप तुरंत क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कौन सा आकलन हो गया, सीखने के लिए आकलन। रसोइया खाना बना रहा है और तुरंत आकलन कर रहा है, नमक सही है या कम है या बेसी है, तो क्या कहलाएगा, सीखने के लिए आकलन। तीसरा है सीखने के रूप में आकलन। अब सीखने के रूप में आकलन क्या कहलाता है, ये थोड़ा सा नया है, बाकी ऊपर 2 मैंने ऊपर बताया हुआ था। तीसरा जो नया है, सीखने के रूप में आकलन। जैसे 2 मित्र हैं, आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और कंपेयर करते हैं, तो क्या कहलाता है, सीखने के रूप में आकलन। जैसे 2 बच्चे हैं, आपस में प्रश्न लगा रहे हैं, वो पूछता है तुम्हारा कितना आंसर आया, तो वो बोलता है मेरा इतना आया, आप दूसरा पूछता है तुम्हारा कितना आया, तो वो बोलता है इतना आया। दोनों अपने में आप में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के रूप में क्या कहलाएगा, आकलन सीखने के रूप में आकलन कहलाएगा।
तो ये आप याद रखेंगे, कंपेयर में जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीखने के रूप में आकलन। जैसे मैंने अंडरलाइन करके या रेड कलर से लिखा हुआ है, आप भी ऐसे लिखेंगे, प्रश्न इसी में से आएगा। 1 नंबर यहीं से कन्फर्म है आपका, 1 नंबर तो इसमें से आना ही आना है। तो आप इसको थोड़ा 2 बार समझेंगे तो समझ में आएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या होता है सीखने का आकलन? सीखने का आकलन वो आकलन होता है जो साल में 1 या 2 बार आकलन करवाया जाता है। क्या कहलाता है? सीखने का आकलन कहलाता है। उदाहरण दे देंगे आप, हाफ ईयरली या ईयरली एग्जाम। दूसरा था सीखने के लिए आकलन। तो इसमें क्या होता है, तुरंत जो आकलन होता है, जैसे पढ़ाई के दौरान या खाना पकाने के दौरान या कोई भी कार्य हो रहा है, खेल के दौरान आकलन क्या कहलाएगा, तुरंत तुरंत जो आकलन होगा सीखने के लिए आकलन कहलाएगा, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट। और सीखने के रूप में आकलन, 2 लोग अपने आप में कंपेयर करके पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सीखने के रूप में आकलन हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये आपका चैप्टर जो है आकलन या मूल्यांकन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। इसको मैंने 2 पार्ट में पढ़ाया हुआ है, तो आप दोनों पार्ट ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हिंदी हो चाहे संस्कृत हो चाहे बाल विकास हो चाहे ईवीएस हो, आपके पांचों सब्जेक्ट में क्या है, मूल्यांकन या आकलन कॉमन चैप्टर है। तो सब में से एक एक नंबर, अगर मान लीजिए सब में से एक एक नंबर आ रहा है तो 5 नंबर इससे फिक्स हैं। 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। 2 लेक्चर देखिए और 5 नंबर आसानी से पा जाएंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई आपका क्वेश्चन है या डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड पर आप अपना क्वेश्चन भेजिए और मैं तुरंत आपका क्या करूँगा, जवाब वहीं पर दे दूँगा। तो आप अपने दोस्तों में हमारे चैनल को रंजीत स्टडी वर्ल्ड को शेयर कर दीजिए। अगर आप अच्छे कंटेंट शेयर करेंगे अपने दोस्तों में तो आपके दोस्त भी क्या करेंगे, आपको अच्छे कंटेंट शेयर करेंगे। इसलिए अपने दोस्तों में जो आप पढ़ते हैं, दोस्तों में शेयर करके पढ़ा करिए। इससे क्या होता है कि जो आपको नहीं पता रहेगा आपके दोस्त को पता रहेगा, आपको जो आपके दोस्त को पता है आपको नहीं पता रहेगा। तो एक दूसरे से ले देकर पढ़ने में क्या होता है, आपका जो शिक्षण हो क्या है, प्रभावशाली होता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।